गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है निर्माण प्लस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी यूनिट 8 यानी कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जिसमें पहले हमने पढ़ना शुरू किया है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। ठीक है, उसमें आज अगला टॉपिक जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में प्रमुख भौगोलिक संकेतक, यानी कि भौगोलिक संकेतक को आप लोग जानते हैं जीआई टैग के नाम से। क्या है ये जीआई टैग? तो मध्य प्रदेश में कितने भौगोलिक संकेतक जो हैं वो मिले हैं, इस पे हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के रामसर स्थल, तो सबसे पहले रामसर क्या है और इन स्थलों को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी हमें। उसके बाद बात करेंगे प्रस्तावित अभयारण्य, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी हमारे एमपी में नई बनने वाली है। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे आज, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है और एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज। ये एमपी का नया मैप है, जिसके पास नहीं हो देख लीजिएगा। हालांकि मैंने जब एमपी के 3 नए जिले आपको बनाए थे तो प्रॉपर हाईलाइट करके बताया था मऊगंज को भी, प्रॉपर हाईलाइट करके बताया था पांडुरना को भी, और प्रॉपर हाईलाइट करके बताया था मैहर को भी। ठीक है, रीवा संभाग में 2 जिले आते हैं, अब बढ़ गए हैं। जो अब रीवा संभाग में कितने जिले हो गए हैं? रीवा, सतना, सीधी, संगरौली, मऊगंज और मैहर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख भौगोलिक संकेतक कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के रामसर स्थल कौन कौन से हैं, और मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित अभयारण्य हैं वो कौन कौन से हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन जीआई टैग सॉरी उत्पाद, कौन कौन से उत्पाद हैं, उत्पाद और राज्य। ठीक है, तो इस बार जो 2023 में नए शामिल हुए हैं, पहले मैं उनकी बात कर दूं करंट अफेयर्स की। इस प्रकार मिलता है, ये साइन है उसका। ठीक है, ये इसका साइन है कि इस प्रकार का ये एक टैग होता है। ये वहां की जो प्रमुख भौगोलिक परिस्थितियां है वहीं पर उस उत्पाद की उपस्थिति पाई जाती है, उसको इंगित करता है। ठीक है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य भारत यानी इनक्रेडिबल इंडिया, यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज प्रमोटिंग दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, सो इट इज शोइंग ओवर देयर इनक्रेडिबल इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, रसबाली ये उड़ीसा है, इसको भी जीआई टैग मिला है। बसोहली पश्मीना कलाड़ी, जम्मू कश्मीर, पश्मीना नाम की एक वहां पर भेड़ पाई जाती है जिसका ऊन बड़ा फेमस है, याद रखिएगा। उड़ान गुड़ी पन्नांग करुनट्टी, तमिलनाडु। काजू, गोवा, इसी काजू से फैनी बनती है। तो ये 2023 के प्रमुख जीआई टैग हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना आपको मिलेगी। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद, प्रमुख की बात कर रहा हूं जहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, कहां कहां से बनेगा? चमड़े के खिलौने, इंदौर, मतलब एमपी में जो आर्थिक कैपिटल है इंदौर, वहां पर चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं। और इस प्रकार के चमड़े के खिलौने आपको एमपी में इंदौर के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत प्रसिद्ध हैं। रतलामी सेव, रतलाम सेव नमकीन, सेव नगरी भी रतलाम को बोला जाता है। सेव नगरी कुछ कुछ लोग इंदौर को भी बोलते हैं, लेकिन नहीं, जीआई टैग रतलामी सेव को मिला है। यहाँ पर कई प्रकार के सेव प्रचलित हैं, लेकिन बहुलता में 2 प्रकार के सेव चलते हैं, रतलामी सेव और उज्जैनी सेव। ठीक है, तो रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है। रतलाम में एक नमकीन क्लस्टर भी बनाया गया है, ये भी एक लिख लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। नमकीन जो क्लस्टर है हमारे यहाँ पर वो कहाँ बनाया गया है? नमकीन क्लस्टर रतलाम में बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, बाघ प्रिंट, धार, बाघ प्रिंट यानी बाघ एक जगह है जहां पर बाघ की गुफाएं भी पाई जाती है, गुप्तकालीन है। अब इसमें जो है 2 प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसका नाम बाघ क्यों पड़ा? पहला कि एक किंवदंती है कि वहां पर बहुत सारे बाघ यानी टाइगर निवास करते थे, इसलिए उसका नाम बाघ पड़ गया। और दूसरा कहते हैं यहाँ पर एक नदी बहती थी, इसका नाम था बाघिन नदी, उसके आधार पर उसका नाम बाघ पड़ गया है। तो ये बाघ प्रिंट धार, याद रखिएगा। भैरवगढ़ का प्रिंट उज्जैन, भैरवगढ़ प्रिंट जो है कपड़े का वो उज्जैन के लिए है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ। अब देखिए कड़कनाथ मुर्गे की मैं आपको 3 विशेषताएं बता देता हूं और क्यों ये प्रसिद्ध है, प्रश्न क्यों बनता है मैं बता देता हूं। पहला, ये पूरी तरीके से काला मुर्गा होता है, इसका जो चिकन है वो भी काला होता है, इसका जो खून है वो भी काला होता है,
मांस और खून काले होने के साथ इसकी हड्डियां भी काली होती हैं। और कुछ कुछ लोग ये बताते हैं कि इसके अंडे भी काले होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अंडे इसके हल्के से ब्राउनिश टाइप के होते हैं, लेकिन काले बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये सभी प्रकार से काला, और काला क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन बहुत पाया जाता है, लौह तत्व इतने पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस होता है। इसमें फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्यों बनता है? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, उन्होंने अपने फार्म पे रांची में कड़कनाथ की प्रजातियों की खेती करना शुरू किया है, तो उन्होंने झाबुआ से कड़कनाथ मंगवाए थे। प्रश्न यहां बनता है। दूसरा, झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र जो है, वहां के जो प्रमुख हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह तोमर, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को एक पत्र लिखकर यह कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम की डाइट में कड़कनाथ को शामिल किया जाए, क्योंकि इसमें फैट नहीं है और प्रोटीन ज्यादा है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि यहां झाबुआ और छत्तीसगढ़ का एक जिला आप लिख लो, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ का एक जिला होता है दंतेवाड़ा, वहां पर भी क्या किया गया है, उसने भी इसके जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विवाद हो चुका था, ठीक है, लेकिन जीता कौन? एमपी। अगला, महेश्वरी साड़ियां खरगोन। खरगोन में महेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे, मां अहिल्या की नगरी, ठीक है। अहिल्या ने वहां का किला बनवाया था, लोक देवी हमारी, और वहां पर उस किले के पीछे नर्मदा कलकल बहती हुई है, और नजारा देखते ही बनता है। वहां पर हाथ से आपको लाइव महेश्वरी साड़ी बनती हुई दिखेगी, ठीक है। चंदेरी साड़ियां अशोकनगर, ठीक है, पहले गुना में था चंदेरी, अब अशोकनगर में चला गया। अशोकनगर, ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के जो राज्यपाल प्रांतपाल थे अशोक, तो जाते समय उन्होंने अशोकनगर में एक रात बिताई थी, तो उसका नाम अशोकनगर पड़ दिया गया था, पहले नाम कुछ और था। पत्थर शिल्प जबलपुर में, पत्थरों पे शिल्प उकेरा जाता है, ठीक है, वो कहां पर आपको मिलेगा? जबलपुर में। लोह शिल्प आपको कहां मिलेगा? डिंडोरी में, यानी लोहे पे जो शिल्प बनाया जाता है वो आपको कहां पर मिलेगा? डिंडोरी में। ग्वालियर की कालीन ग्वालियर में मिलेगी, ठीक है। 12 सिवनी की साड़ी बालाघाट, 12 सिवनी बालाघाट में, और 12 सिवनी की साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है, कहां पर है? बालाघाट में। धातु शिल्प दतिया व टीकमगढ़ का जीआई टैग है। शरबती गेहूं विदिशा और सीहोर का है। गेहूं में बहुत सारी प्रजातियां हैं, शरबती, सुजाता, लोकमन, शंकर, तो वो सरबती गेहूं को जीआई टैग मिला है, वो है विदिशा और सीहोर का। गोंडी चित्रकला डिंडोरी में आपको मिलेगी। बटिक प्रिंट उज्जैन में मिलेगा। सुंदरजाम बहुत प्रसिद्ध है, रीवा में मिलेगा। गोविंदगढ़ रीवा, वहां पर आम अनुसंधान केंद्र भी है। गजक मुरैना की फेमस है, और चिन्नौर के चावल बालाघाट के फेमस है, ठीक है। एक और लिख लो, ये जीआई टैग नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि कालीन की बात आई तो बता दूं, पुंजा दरी, ये अलीराजपुर की है, ठीक है, बहुत फेमस है ये भी, लेकिन इसको जीआई टैग नहीं है, जीआई नहीं है, याद रखिएगा। अगला है आपका भौगोलिक संकेतक जीआई टैग होता क्या है? इसकी स्थापना की गई थी 15 सितंबर 2003 को। मुख्यालय इसका चेन्नई के तमिलनाडु में। कहां से दिया जाता है? चेन्नई तमिलनाडु से ये दिया जाता है। कहां दिया जाता है? चेन्नई के तमिलनाडु से ये दिया जाता है। स्थापना 15 सितंबर 2003 के बाद से इसको दिया जाने लगा था। जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक, इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है कि वो उत्पाद वहीं पर अपनी वास्तविक अवस्था में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, कि किस प्रकार से वहां के भौगोलिक रीजन में उस उत्पाद की उत्पत्ति हुई है, क्या उसकी विशेष गुणवत्ता है, क्या उसकी विशेष पहचान है, के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। आगे इसमें है कि वस्तुओं का भौगोलिक सूचकांक, या मतलब पंजीकरण और संरक्षण, यानी कि वस्तु का जीआई टैग के लिए पहले पंजीकरण करेंगे हम, फिर उसका संरक्षण करेंगे। ये एक अधिनियम है जो कब आया था? 1999 में। प्रश्न बनने की संभावना है। भारत में
वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO 1995 के बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान होता है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। हमने स्थापना ही 2003 में की थी, 4 में असम की दार्जिलिंग को दे दिया। दार्जिलिंग टी पहला जीआई टैग था असम का, ठीक है। तो यहां से प्रश्न कहां से बनेगा कि भौगोलिक सूचक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1999 में। WTO के ट्रिप्स के अंतर्गत भी है ये। पहला हमने 2003 में इसकी स्थापना की, चेन्नई में इसका मुख्यालय है तमिलनाडु में। और ये कब आता है? भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। अगला आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश के रामसर स्थल। रामसर क्या है? रामसर एक जगह है, कहां पर? ईरान में। रामसर एक जगह है, कहां पर है? ईरान में रामसर स्थल है, ठीक है। वहां पर क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड, क्या कहा जाता है इसको? वेटलैंड जो होता है उसका संरक्षण किया जाता है कि उसको बचा कर रखा जाए। उसके लिए जो है सम्मेलन हुआ था। और तब जो है वो एमपी की पहले एक ही साइट सम्मिलित थी, भोज, लेकिन अब वर्तमान में साइट्स बढ़ गई हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वेटलैंड साइट्स की संख्या बढ़ चुकी है। तो इसलिए आपके लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईरान के रामसर सम्मेलन के तहत अब भारत में और साथ ही साथ एमपी में कितनी वेटलैंड साइट हैं, यह आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला है भोज वेटलैंड यानी बड़ा तालाब, जो मैंने बताया था किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था, परमार राजा पे। इसका निर्माण परमार शासक राजा भोज के द्वारा हुआ था, ठीक है। परमार कालीन शासक थे। स्थान कहाँ है? भोपाल। भोपाल का नाम भी पहले भोजपाल था। भोपाल जिला कब बना था? 1972 में। पहले सीहोर जिले की तहसील था ये। 1972 में इसके साथ एक जिला और बना था, राजनांदगांव, जो अब कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। 2002 में इसको अधिसूचित किया गया था, यानी इसको कब वेटलैंड में शामिल किया गया? 2002 में। मध्य प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल था, ठीक है। प्रश्न यहीं से आपके लिए बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न यहीं से आपके लिए बनेगा। अगला है भोज वेटलैंड बड़ा तालाब में क्या विशेष है? भोपाल के पश्चिमी छोर पर है। अगर कोई बैठ गया उल्टा सीधा प्रश्न बनाने वाला तो पूछ लेगा कि भोपाल के किस छोर पर है बड़ा तालाब, तो मेरे भाई भोपाल के पश्चिमी किनारे पर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? भोपाल के पश्चिमी किनारे पर। यह दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। और जहां पर ये दक्षिण स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, यहाँ कमल की खेती की जाती है। अब कमल तो खिलते ही हैं वहां पर। यहाँ स्थित ऊपरी झील में टाकिया द्वीप में शाह अली शाह का मकबरा है, जिसका धार्मिक और पुरातात्विक महल है। तो ये बड़ा तालाब है, ये जो आप देख रहे हैं इसको आइलैंड मान लो, ये है वो मकबरा जो बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ पर आप नाव से या मोटर बोट से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक प्राकृतिक स्थल बन गया है। तो ये किसकी दरगाह है? ये शाह अली शाह का मकबरा है, ठीक है, शाह अली शाह इनका मकबरा है, याद रखिएगा। अगला है आपका सांख्य सागर, मतलब दूसरा जो है वो आपका स्थान है सांख्य सागर झील। इसका निर्माण माधवराव सिंधिया जी द्वारा किया गया था 1918 में, ठीक है, याद रखिएगा। स्थान शिवपुरी, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील है और इसको 2022 में 26 जुलाई 2022 को ही अधिसूचित किया गया है, ठीक है, यानी भोज वेटलैंड के बाद दूसरा स्थान।
तीसरा है आपका, अब सांग सागर की विशेष चीजें देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, आपको बता चुका हूं मैं ये। इसे चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता है, इसे चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता है। इस झील में बोट क्लब भी है, जिसे सेलिंग क्लब के नाम से जाना जाता है, मिलेगा आपको। इसका निर्माण मनिहार नदी पर बांध बनाकर किया गया। यह प्रश्न आपके लिए बनेगा कि सांग सागर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो मनिहार नदी पर किया गया है। शिवपुरी में है ये, मनिहार नदी पर इसका जो है वो निर्माण किया गया है। और यहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे यहाँ पर? मगरमच्छ जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका सिरपुर तालाब। इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर के द्वारा किया गया था। ये आप तस्वीर दे सकते हैं सिरपुर तालाब की, शिवाजीराव होलकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। स्थान इंदौर में है और ये 3 अगस्त 2022 को अधिसूचित की गई थी। किसमें? रामसर स्थल में, यानी कि वेट लैंड में इसको निर्मित किया गया था। अब इसके भी विशेष तथ्य देख लो। द बर्ड्स ऑफ शिरपुर नामक पुस्तक में लगभग 130 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग आपको बर्ड्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, साथ साथ चल रहा है ना, ये बहुत सारी बर्ड की प्रजातियां भी आपको देखने को आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो ये द बर्ड्स ऑफ शिरपुर, इसमें लगभग 130 प्रजातियों के बर्ड के बारे में चर्चा की गई है। अगला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा तालाब को 2015 में मध्य प्रदेश के 19 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि जहां पर मध्य प्रदेश में पक्षियों के लिए स्वर्ग की बात की जाती है, वहां पर सिरपुर तालाब को भी नाम लिया जाता है। सिरपुर तालाब में 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया। यह प्रश्न बहुत आईएमपी है कि सिरपुर तालाब को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया। किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। कब किया? 2019 में। सिरपुर तालाब ऑस्ट्रेलियाई पक्षी फ्लेमिंगो के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक अब सबसे पहले तो बात आती है फ्लेमिंगो क्या है? एक पक्षी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। कहां पर आता है? सिरपुर तालाब में। इसके अलावा फ्लेमिंगो पक्षी कहां पर आएगा हमारे यहाँ पर? यह आएगा कच्छ में। कच्छ में आपने अमिताभ का एक एड देखा होगा, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, उसमें उनकी एक टैगलाइन आती है, फ्लेमिंगो चिड़िया यहाँ आती है, कच्छ की धरती जब उत्सव मनाती है। तो वहां पर भी फ्लेमिंगो चिड़िया आपको मिलेगी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने सिरपुर तालाब को विशेष पक्षी क्षेत्र घोषित किया है। तो सिरपुर जो तालाब है उसको विशेष पक्षी क्षेत्र किसने घोषित किया है? तो उसको विशेष पक्षी क्षेत्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री एसोसिएशन ने, सोसाइटी ने घोषित किया है। अगला है यशवंत तालाब। निर्माण तुकोजी राव तृतीय ने किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तुकोजी राव तृतीय के द्वारा किया गया है 1900 में। स्थान इंदौर में है। 13 अगस्त 2022 को अधिसूचित किया गया था। यानी अब 4 रामसर स्थल हैं एमपी में। यानी कितने स्थल हैं अब एमपी में? 4 रामसर स्थल हैं अब एमपी में। रामसर साइट में सम्मिलित मध्य प्रदेश का नवीनतम स्थल है ये। पहला कौन सा था? भोज। नवीनतम अब कौन सा है? यशवंत सागर। ठीक है, ये आपको गुलावट लोटस वैली जो इंदौर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उसके पास में मिलता है। और वर्तमान में पूरे इंदौर शहर को जो जल प्रदाय किया जाता है, ठीक है, वो भी यशवंत सागर तालाब से ही किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला यशवंत सागर तालाब का विशेष तथ्य क्या है? इसका निर्माण गंभीर नदी पर बांध बनाकर किया गया है। कौन सी नदी पर? गंभीर नदी पर। अब जब गंभीर नदी की बात करते हैं, गंभीर प्लस क्षिप्रा लिंक की बात आपको पढ़ने में मिलेगी, और नर्मदा क्षिप्रा लिंक तो है ही। ठीक है, तो गंभीर नदी जो है उसको भी क्षिप्रा के साथ लिंक करने की बात चल रही है।
1992 में इसे पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया था। देखिए क्या होता है कि जहां पर तालाब, झील, नदी का एरिया रहेगा वहां पर ठंडक रहेगी, बस्तियां होती हैं, पर्यटन होता है, तो वहां पर पर्यटन लोग आते हैं तो पक्षी वहीं पर मिलते हैं, कुछ खाने को मिल जाता है, मछलियां मिल जाती हैं उनको। तो इसलिए एक तथ्य है कि वहां पर पक्षी विशेष रूप से आपको मिलेंगे। इसे सारस के पर्यावास के लिए जाना जाता है। सारस जो एक पक्षी है हमारा, सारस, उसके पर्यावास के लिए इसे जाना जाता है। यहाँ मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। मैं बोल ही रहा था अभी कि वहां मत्स्य पालन किया जाएगा तभी तो जो है वहां पर क्या मिलेगा, मत्स्य पालन जब किया जाएगा तभी तो आपको वहां पर जो है पक्षी इतने सारे मिलेंगे, क्योंकि बिना मत्स्य पालन के पक्षी नहीं मिलेंगे। एक बात आप और देखिएगा, इतिहास आप उठा के देख लीजिएगा कि जहां पर भी नदी घाटी या नदी क्षेत्र होता है वहीं पर प्राचीन काल में जो है वो सभ्यता का विकास हुआ है। चाहे अब सिंधु घाटी की सभ्यता देख लो, सुमेरियन सभ्यता देख लो, दसला फराद की सभ्यता देख लो, जो भी आपको सभ्यताएं मिलेंगी वो सारी सभ्यताएं आपको नदियों के किनारे मिलेंगी, क्योंकि नदियों के किनारे रहने से क्या हो जाता है, नदियों के किनारे पर रहने से हमको जो है वो क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, अन्न के लिए, अन्न उगाने के लिए सिंचित भूमि मिलेगी, आपको पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा, व्यापार के साधन उपलब्ध होंगे, आपके पशु पक्षी आसानी से आप पाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी सुविधाएं हैं और जो भी जो है वो सभ्यताएं हैं, वे सारी सभ्यताएं आपको जो है वो नदी के किनारे पर ही मिलेंगी। ठीक है, इसको भी जो है वो आप लोग याद रखेंगे। अब है प्रस्तावित अभयारण्य। ठीक है, अब है प्रस्तावित अभयारण्य। एक होता है राष्ट्रीय पार्क, एक होता है अभयारण्य। अब इसको कैसे हम देखेंगे, एक होता है राष्ट्रीय पार्क और एक होता है अभयारण्य, तो इसको कैसे देखेंगे हम। अब इनमें से कुछ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं होंगे। विशेष प्रजातियों का जो वो संरक्षण रखा जाएगा। हमारे यहाँ गेंडा बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर जिराफ भी नहीं मिलेंगे, हाथी मिल जाएंगे आपको, जेबरा मिल जाता है कहीं कहीं जू में, हिरण मिल जाएगा आपको, चीता भी मिल जाएगा हमारे यहाँ, एशियाई सिंह भी मिल जाएगा हमारे यहाँ। सारे चीजें जो हमारे यहाँ पर आसानी से आपको एमपी में उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि एमपी अजब है, सबसे गजब है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका कि प्रस्तावित अभयारण्य कहाँ कहाँ है। कालीभीत अभयारण्य बैतूल में है। कालीभीत अभयारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है, कालीभीत अभयारण्य बनाया जाएगा आपके लिए बैतूल में। सुरमेनिया अभयारण्य बनाया जाएगा खंडवा में। सुर की जब बात आती है तो खंडवा की बात आती ही बात है, चाहे आप किशोर कुमार की बात करो, चाहे शान की बात करो जिन्होंने एमपी के लिए गाना गाया है, मध्य प्रदेश गान, महेश श्रीवास्तव ने लिखा और शान ने गाया। ठीक है, तो ये सुरमेनिया खंडवा में है। कट्ठीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर में, ये सिर्फ कागज पर ही दिखता है ज्यादा। ठीक है, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य कहाँ है, अलीराजपुर में। मयूर अभयारण्य झाबुआ में, ये वहां पर एक देवझिरी का मंदिर है, देवझिरी शिव मंदिर के पास में देखने को ये मिलेगा। क्यों, वहां पर शिव मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो एक गोमुख बना हुआ है, उस गोमुख से लगातार पानी आ रहा है, लेकिन आज तक ऐसी किंवदंती कोई पता नहीं लगा पाए कि पानी कहाँ से आ रहा है, हमेशा वहां से पानी निकल रहा है। तो इसी प्रकार वहां देवझिरी अभयारण्य में जो है वो कहाँ पर है आपका, मयूर अभयारण्य देवझिरी क्षेत्र में, जो झाबुआ में पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर में है। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक अभयारण्य प्रस्तावित है, तो जल्द ही जो है वो मूर्त रूप ले लेगा। और ये कहां पर मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा सागर में। महात्मा गांधी जी के नाम पर अभयारण्य मिलेगा आपको बुरहानपुर में। इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, हालांकि सरकार ने एक आरटीआई में ये कहा है कि हमने किसी को भी जो है वो वास्तविक रूप से या संवैधानिक रूप से राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि राष्ट्र सबसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, कोई भी उसका पिता नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारे आज़ादी के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी है और इतनी पुण्य आत्मा थी, इसलिए उनको हमने राष्ट्रपिता कहना स्वीकार किया है। और उनको पहले राष्ट्रपिता कहा था हमारे नेताजी ने। किसने कहा था, ये नेताजी ने। जब उन्होंने जर्मनी से देश को संबोधित किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तब उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता मैं आ रहा हूं, याद रखिएगा।
उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल अभयारण्य, ये है सीहोर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि बरदोली सत्याग्रह में मिली थी, जब इन्होंने कर के विरुद्ध चलाया था 1928 में। ठीक है, ये भी आपको पता है। तो ये सीहोर में बनाया जा रहा है। सीहोर में ही एक देवी लोक भी बन रहा है, आपने देखा होगा, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। ये सलकनपुर सीहोर में बन रहा है, याद रखिएगा। जमुना देवी अभयारण्य धार। जमुना देवी कौन थी? एक कांग्रेस की लीडर थी, कांग्रेस की एक नेत्री थी, उनको जमुना देवी के नाम से जाना जाता है। ये धार डिस्ट्रिक्ट की ही थी। ये नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं ये। ठीक है, जमुना देवी याद रखिएगा। माधवराव सिंधिया अभयारण्य श्योपुर में है। ठीक है, सिंधिया परिवार की कुछ समाधियां श्योपुर में भी आपने देखा है स्थापित हुई हैं, इसीलिए माधवराव सिंधिया जी के नाम पर जो अभयारण्य बनाया जा रहा है वो अभयारण्य जो है आपको मिलेगा श्योपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर एक अभयारण्य बनाया जा रहा है, वो आपको मिलेगा हरदा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर जो अभयारण्य बनाया जा रहा है वो अभयारण्य आपको जो है वो हरदा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? वो अभयारण्य आपको जो है वो हरदा में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? हरदा में मिलेगा। इस बात को भी आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। उसके बाद आपको एक बात जो और याद रखनी है वो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, संविधान सभा अध्यक्ष थे, ये प्रमुख थे मतलब। ठीक है, पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, 2 टर्म कंप्लीट करें। अब एक चीज और कि राजेंद्र प्रसाद जी जब भारत के राष्ट्रपति रहे तो संविधान सभा ही हमारी अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही जब तक कि 1952 में हमारे पहले आम सभा लोकसभा चुनाव नहीं हुए। तो वहां पर भी इन्होंने जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको बाबू की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? इनको बाबू उपाधि दी गई थी। किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको बाबू की उपाधि दी गई थी। राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू की उपाधि जो है वो दी गई थी। ठीक है, बाबू की उपाधि जो है वो इनको दी जाती है। इसको आप विशेष तौर पर जो है वो याद रखिएगा। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा इसके अंतर्गत कि कौन कौन से अभयारण्य हैं, क्या जीआई टैग थे, क्या रामसर स्थल थे हमारे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। आगे इसी प्रकार के एमपी के टॉपिक मैं आपके लिए और लेके आऊंगा। इसी प्रकार की एक शॉर्ट क्लास में आपको सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक और आंकड़े दूंगा जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं मिलती हैं। और साथ ही निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पर लिंक के साथ साथ और जो संबंधित आंकड़े पीडीएफ संजय गुप्ता सर द्वारा जो समय समय पर दिया जाता है मार्गदर्शन और पीडीएफ, वो आपको उसी निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।